ये कहानी है हमारे हीरो हानली की, जो कि कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया में एक बात तो समझ गया था कि अगर वो खुद को और अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे ताकतवर होना ही होगा। और इसी ताकत को हासिल करने के लिए हानली कल्टीवेशन के सफर पर रवाना हो जाता है, जो कि खतरों और एडवेंचर से भरा पड़ा था। तो चलो बिना और टाइम जाया करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्टार ओशन पर मौजूद एक छोटा सा टापू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो हानली अपने मंकी फ्रेंड के साथ शिकार करने आ गया था। वो आते ही वहाँ मौजूद फ्लावर पर एक लिक्विड पोर करता है, जिससे वो फ्लावर खिल गया था। साथ ही उसने वहाँ के टीलों पर फ्लैग्स भी सेट किए, जो एक एरी में तब्दील होने वाले थे। अब उस फ्लावर की खुशबू से 7वीं रैंक वाला डिमोनिक बीस्ट हानली की तरफ खींचा चला आ रहा था। तो हानली अपने मंकी फ्रेंड से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम छुप जाओ, ये बीस्ट बहुत खतरनाक है। तो छोटू सा मंकी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हानली उस बीस्ट को अपने एकदम नजदीक आने देता है और फिर उसने तुरंत ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो डिमोनिक बीस्ट उसे क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फॉर्मेशन उसे बाहर जाने से रोकता है। और फिर हानली ने उस डिमोनिक बीस्ट पर फायरबॉल से हमला करके वो नीचे आ गया था। उसे लगता है कि वो बीस्ट अब मर चुका होगा, मगर वो बीस्ट तो जिंदा था। वो हानली पर चिल्ला के उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो बीस्ट अपना वेपन, जिसे नेपच्यून बीस्ट कहा जाता था, उसे बाहर निकाल लेता है। इधर हानली भी अपनी तलवार लेके तैयार था और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। हानली उस बीस्ट के हर एक अटैक को डॉज करके उसे यहाँ से वहाँ भगा रहा था, जिससे वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो हानली पर अपनी डिमोनिक वेव का यूज करके अटैक कर रहा था, मगर हानली इस अटैक से जैसे तैसे बच जाता है। और अब अटैक करने की बारी हानली की थी। वो 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, मगर उस बीस्ट की खाल इतनी मजबूत थी कि हानली की स्वॉर्ड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। और अब सही मौका देख के हानली उसकी गर्दन पर सवार हो जाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन में घुसा दी थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस बीस्ट ने हानली को दूर कर दिया था। और अब इसी दरमियान हानली उस बीस्ट के एक हाथ पर वार कर देता है। वेल ये हाथ उसकी शील्ड थी, जो काटने की वजह से वो बीस्ट जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसका दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उस बीस्ट में रीजनरेट करने की पावर्स थी। तो तुरंत ही एक नया हाथ बना लेता है, मगर इस बार वो हानली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। हानली को पता है कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, तो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। साथ ही वो ट्रैपिंग एरी का यूज करके उस बीस्ट को कैद कर देता है, लेकिन उसने अपने नेपच्यून वेपन से उस एरी को ब्रेक कर दिया। तब तक हानली उसके लिए एक और पावरफुल अटैक के साथ रेडी था। उस पर हजारों फायरबॉल से हमला कर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी सभी स्वॉर्ड को मिला देता है। इसे जायंट स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। अब हानली इसी का यूज करके उस पर फाइनल अटैक कर देता है, और इसी के चलते उस बीस्ट का काम तमाम हो गया था। अब उस बीस्ट के मरते ही हानली उसकी डिमोनिक पिल को कलेक्ट कर लेता है। साथ ही उसका मंकी फ्रेंड भी अब वापस आ गया था। हानली उससे कहता है कि आज का चांद देखो, ये कितना खूबसूरत है। हमने बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा चांद देखा है। और अब हमें 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम यंग हानली को देखते हैं। उसके घर पर चोरी होने की वजह से खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। हानली के पेरेंट्स कहते कि वुल्फ गैंग ने हमारा सब कुछ लूट लिया, पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा छोड़ो हानली का क्या होगा। तभी हानली की मदर कहती कि 7 मिस्ट्रेस से एक डिसाइपल की भर्ती कर रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन करो। मगर उसके फादर कह रहे थे कि हानली अब बड़ा हो चुका है, तो हमने उसे वहाँ पर भर्ती के लिए भेज देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहा तो भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन अगर वो सेक्ट ज्वाइन करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही उसका सेक्ट हमें थोड़े बहुत पैसे भी देगा। मगर हानली की माँ उसे अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। तभी हानली उससे कहता है कि मैं सेक्ट ज्वाइन करूंगा। तो अब ना चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप से दूर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। हानली जिस कैरेज में ट्रैवल कर रहा था उसमें 2 और बंदे थे, एक का नाम था जैंग और दूसरा था ली फेई। ये लोग हानली से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, तो हानली भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये लोग सेक्ट में पहुंच जाते हैं। इन्हें रिसीव करने के लिए वू यान नाम का बंदा आया था, मगर वो आते ही इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत बदबू है, सड़क छाप कुत्तों से ऐसी ही बदबू आएगी, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। अब उसकी बातें सुनकर लीफे ने उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदा ही उस पर भारी पड़ जाता है। ये देखकर जैंग ने भी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी, और इस तरह से पीटते पिटाते ये लोग 7 मिस्ट्रेस सेक्ट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के एल्डर में सबको बता रहे थे कि तुम सभी बहुत लकी हो, क्योंकि इस साल की परीक्षा बहुत आसान है। अगर तुम उसे पास कर पाए तो तुम हमारे डिसाइपल बन जाओगे। क्या तुम लोग
लोगों को वो पिक नजर आ रहा है। वेल इसी जगह पर अगर तुम दोपहर होने से पहले पहुंच जाओ तो समझ लो कि तुम पास हो गए हो। दरअसल इस पिक को बोन रिफाइनिंग क्लिफ कहा जाता था, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है। तो अब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी तेजी से भाग रहे थे। हानली और उसके दोस्त ने जंगल का रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, मगर अब उन्हें एक पहाड़ पर क्लाइंब करना था और मुसीबतें यही से शुरू होने वाली थी। जैंग हानली को बताता है कि भाई तुम आगे चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो हानली ने भी उस पहाड़ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहाँ पर ढेर सारे और भी लोग थे। उसमें से एक बंदा हानली को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर हानली अपनी रोप नहीं छोड़ता। ये लोग पिक के काफी करीब आ गए थे, लेकिन कुछ कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये सब देखकर जैंग काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने आज तक ऐसे घिनौने लोग नहीं देखे थे। अब हानली ने भी उस पहाड़ को जैसे तैसे क्लाइंब कर लिया। वहाँ पर ली फेई मौजूद था और थोड़ी देर में जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, मगर ये लोग वहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि पिक पर जाने वाले रास्ते में कुछ लड़के मौजूद थे जो इन्हें आगे जाने से रोकने लगते हैं। ली फेई तो इन सब से गिव अप कर देता है, मगर हानली हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि हम दूसरे वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा स्टीफ था। तो हानली अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो ये है कि एटलीस्ट हम उस रास्ते को ट्राई करें। तो हानली और जैंग उस रास्ते से निकल पड़ते हैं। वो दोनों अपनी पीठ से पीठ मिलाकर ऊपर जा रहे थे। उनकी बहादुरी देख के सेक के लीडर वांग और एल्डर में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन तभी कॉन्टेस्ट का वक्त खत्म हो जाता है। एल्डर में कहते हैं कि इन दोनों की सारी मेहनत जाया हो गई, लेकिन सेक लीडर वांग इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते थे। वो कह रही थी कि दोनों काफी मेहनती है, इसलिए हमने कभी कभार सेक के रूल्स को तोड़ना चाहिए। लेकिन एल्डर में उन्हें समझाते हैं कि जब हम वुल्फ गैंग के साथ बैटल करेंगे तब हमें पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मेहनती तो है लेकिन पावरफुल नहीं। तो सेक मास्टर वांग अपना फैसला बदल देते हैं। उन्होंने एग्जाम खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस एग्जाम में 9 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया गया था। तब तक ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वांग कहते कि एग्जाम अब खत्म हो चुका है, तुम में से कुछ लोग मंजिल के बहुत करीब थे, लेकिन इतना काफी नहीं। आगे चल के बहुत ही खतरनाक जंग हमारा इंतजार कर रही है, तो हम ऐसे लोगों को मौका नहीं दे सकते। लेकिन हारे हुए लोगों ने अपनी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। तुम अगले साल फिर से कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर उयान है, इसने लगातार 3 साल कोशिश की और अब ये हमारा डिसाइपल बन चुका है। इधर हानली और जैंग की पहाड़ को क्लाइंब करके हालत खराब हो चुकी थी, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर मो आ जाते हैं। वो हानली और जैंग को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि फिलहाल मेरे पास डिसाइपल्स की कमी है और ये दोनों मुझे काफी पसंद आए। भले ही इन लोगों ने टेस्ट पास नहीं की, मगर ये बहुत क्लोज थे, इसलिए मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। इसमें वांग भी तुरंत अग्री हो जाते हैं। तो एल्डर में इन लोगों को बताते हैं कि आज से डॉक्टर मो तुम्हारे मास्टर है। ये सुन के तो हानली और जैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब डॉक्टर मो उन्हें डिवाइन पाम वैली लेके आते हैं। ये वैली जन्नत जैसी खूबसूरत थी और यहाँ पर बस ये तीनों ही रहते थे। साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। अब यहाँ से हानली और जैंग की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। हानली बताता है कि डॉक्टर मो हमें खास कल्टीवेशन मेथड सिखा रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडीज को इनहांस कर पाए। वेल इस मेथड को सीखने में बहुत समय लगने वाला था, मगर डॉक्टर मो बताते हैं कि एलिक्सर्स का यूज करके इसे तेजी से सीखा जा सकता है। अब एलिक्सर्स बनाने के लिए रेयर हर्ब्स की जरूरत थी, तो डॉक्टर मो उन्हें हर्ब्स की जानकारी देना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि फॉर्मूला मैच करने के लिए सही हर्ब को पहचानना आना चाहिए, साथ ही इन पौधों को मैच्योर होना भी जरूरी था। वो बताते हैं कि कुछ पौधे 100 सालों के होने के बाद ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। साथ ही एलिक्सर बनाते वक्त मेजरमेंट भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों की एलिक्सर बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। साथ ही डॉक्टर मो ने उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। ये लोग मिलकर खाना पकाते और पौधों का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ हानली और जैंग की दोस्ती भी गहरी हो गई और फिर थोड़े ही दिनों में हानली फॉरेस्ट स्प्रिंग स्किल की 0 स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से उसकी मेरिडियन ओपन हो गई थी। इतना ही नहीं, जब भी डॉक्टर मो घायल डिसाइपल्स का इलाज करते तब हानली और जैंग उनकी हेल्प किया करते थे, जिस वजह से उनका मेडिसिन का नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसी दरमियान उन्हें पता चला कि उनके सीनियर मो लंबे अरसे से बीमार है। एक रात तो उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो इन्हें माउंटेन से एक रेयर हर्ब लाने के लिए बता देते हैं। तो अगले ही दिन ये लोग माउंटेन पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस हर्ब की इन्हें तलाश थी वो चट्टानों की दरारों में उगा करता था, जिस वजह से जैंग रस्सी को पकड़ लेता है और हानली नीचे उतर के उस हर्ब को कलेक्ट कर लेता है। और अब वापस ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जैंग को तो उल्फ गैंग के लोगों ने पकड़ के रखा था। वो जैंग की पिटाई करते हैं, तो हानली उनसे कह रहा था कि हम बस 2 लोग हैं, इसलिए तुम
हमें परेशान कर रहे हो। जिस पर जियाबो नाम का बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो फिर 1 on 1 मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना कहकर उसने हानली की पिटाई करना शुरू कर दी थी। हानली भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर जियाबो ने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो कह रहा था, लड़के तुम तो बहुत बहादुर हो, देखते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ने के बाद तुम में कितनी बहादुरी बाकी रहेगी। अब वो उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर इनका पुराना दोस्त ली फेई आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। जिस पर जियाबो कहता है कि अभी तू है कौन और यहाँ आके बकबक क्यों कर रहा है। तो ली फेई जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हें पीटने आया हूँ, तो चलो अब अपने बाप का मुकाबला करो। ये सुनकर वो सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने चले जाते हैं, मगर ली फेई अकेला ही उन पर भारी पड़ गया था। उसने 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही उन लोगों को धूल चटा दी। लेकिन जियाबो का नंबर आना अभी तक बाकी था। वो ली फेई को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर फाइनली उसका भी अपने साथियों जैसा ही अंजाम हो गया था। तो वो सभी दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं। ली फेई उनसे कह रहा था कि अगर आइंदा से हमारे सेक में पाव भी रखा तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब ली फेई को इतना पावरफुल देख के उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने इस साल का एग्जाम पास करके 2nd प्लेस हासिल की है। मगर ली फेई की सांस फूल रही थी और उसे बहुत ज्यादा खांसी भी आने लगती है, जो कि हानली को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब ली फेई तुरंत ही उन्हें बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। हानली अपने दोस्त से कह रहा था कि इसकी पावर्स तो बहुत बढ़ चुकी है, मगर इसके साथ कोई न कोई मसला जरूर है। जिसके बाद ये लोग भी वापस जा रहे थे। इधर ली फेई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो वहीं पर गिर जाता है। इधर हानली भी उसके लिए काफी परेशान था। वो जैंग से कहता है कि तुम हब लेके घर चले जाओ, मैं ली फेई से मिल के आता हूँ। तो जैंग वहाँ से घर जाता है और हानली सीधा ली फेई के पास पहुँच चुका था। वो तुरंत ही अपनी निडल्स का यूज करके उसे चेक करता है, मगर तभी उसकी नजर ली फेई ने पकड़ी हुई बोतल पर जाती है। वो तुरंत ही समझ गया था कि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल है। तो वो ली फेई से कहता है कि तुमने इन्हीं पिल की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाकर एग्जाम को पास किया। ली फेई, ये पिल कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पावर और स्पीड तो बढ़ जाती है, मगर वो इतनी ही तेजी से तुम्हारी एनर्जी को भी खत्म कर देती है। ये ड्रग एक एडिक्शन है जिसके बगैर तुम रह नहीं पाओगे। हानली तो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर फिर भी ली फेई एक पिल कंज्यूम करके उठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे भाई प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मुझे पता है कि मैंने सब गलत किया और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो हानली कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारी इस पेन को कम कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें वुल्फ गैंग का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर वुल्फ गैंग का लीडर अपने लोगों को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाई, मगर उसके 2 पहलू है। एक तो ये कि तुम सेक्ट में घुस गए और वहाँ तुम्हारा सामना 30 डिसाइपल से हो गया, और इस कहानी का दूसरा वर्जन ये है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर उस वैली में पाँव रखा और फिर एक अनजान बंदे ने तुम्हारे पीछे से लात मार के तुम्हें वहाँ से भगा दिया। दरअसल वुल्फ गैंग के लीडर का नाम था टियान लॉन्ग। वो जियाबो से कहता है कि अगर तुम मेरे भांजे नहीं होते तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दिया होता। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो जियाबो के दोस्तों से तुरंत ही वहाँ से दूर लेके जाते हैं। अब वहाँ मौजूद एक बंदा कह रहा था कि घबराओ मत, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा और ना ही इसका असर हमारी आगे की प्लानिंग पर होगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मो कह रहे थे कि तुम दोनों लगभग 1 साल से मेरे साथ हो, तो चलो अब तुमने अभी तक क्या सीखा है चेक करेंगे। वो देखते कि जैंग ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं की, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे, मगर जब वो हानली की ची पावर को चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते जैंग, हानली ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, मगर तुम तो जैसे के वैसे हो। तो जैंग उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाले। तो मास्टर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास कल्टीवेशन मेथड है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। तो अब डॉक्टर मोस से कड़ी मेहनत कराना स्टार्ट कर देते हैं। उसने जल्दी ही आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को मास्टर कर लिया था, मगर हानली से बस मेडिटेशन करवाया जा रहा था। और अब हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। मास्टर जैंग की इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश थे, साथ ही उन्होंने हानली के लिए ढेर सारे एलिक्सर बना लिए, जिससे उसकी कल्टीवेशन बेस इम्प्रूव होगी। मास्टर कहते कि मेरी हेल्थ बहुत तकलीफ दे रही है, इसलिए मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तब तक तुम दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। हानली हमें बता रहा था कि मैंने ली फेई के सीक्रेट को सीक्रेट रखा और उसकी पेन को कम करने के लिए मैंने उसके लिए मेडिसिन बनाई, जिससे वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। साथ ही हमसे मिलने के लिए हमेशा आता रहता है। जैंग ने अभी तक जितने भी मूव को प्रैक्टिस किया है वो उन सभी को ली फेई के साथ स्टडी करता है, जिस वजह से जैंग की पावर्स में अब
काफी हद तक इजाफा हो रहा है। कभी कभार तो ली फेई पर भी भारी पड़ जाता है। और फिर एक दिन ली फेई हान ली से कह रहा था कि भाई एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, आखिर डॉक्टर मो ने तुम्हें फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाई? जिस पर हान ली बताता है कि उन्होंने मुझे फाइटिंग स्किल के बजाय मेडिकल की स्किल सिखाई। जिस पर ली फेई कह रहा था कि हाँ यार ये भी सही है, अगर वुल्फ गैंग ने तुम पर हमला किया तो तुम अपने मेडिसिन बॉक्स से उनका सिर फोड़ सकते हो। ये सुन के तो हान ली और जैंग की हंसी छूट जाती है। जिसके बाद जैंग कहता है कि मैं हूँ ना, मैं हान ली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर ली फेई कहता है हाँ भाई तुम अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, मगर आगे क्या, तुम हमेशा तो उसके साथ नहीं रह पाओगे। और इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों का मोहताज होने से बेहतर है खुद ही पावरफुल बन जाओ। इस बात से हान ली और जैंग दोनों भी अग्री थे, मगर हान ली खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर काफी शांति है, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की बहुत याद आती है। देखो उसने मुझे एक तोहफा दिया था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिस पर ली फेई कह रहा था कि हाँ यार हमें पता है, उस दिन जब हम सेक की तरफ जा रहे थे तब तुम्हारी सिस्टर हान ली के रो रो के तुम्हें पुकार रही थी। दरअसल वो हान ली को चिढ़ा रहा था। अब ये लोग जैंग को उसकी बहनों के बारे में पूछ रहे थे तो बताता है कि मेरी बहनें तो बहुत खतरनाक है, उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मेरे आँखों पर जो चोट है वो भी उन्हीं की निशानी है, इसलिए मैं घर पर किसी को भी मिस नहीं करता। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया, इसीलिए अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और किस्मत से मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब हान ली और जैंग की लाइफ डिवाइन वैली में काफी अच्छे से गुजर रही थी। मो ने एलिक्सर बनाना सिखा रहे थे, लेकिन वो हान ली को सिर्फ फॉरएवर स्प्रिंग स्किल को प्रैक्टिस करने बोलते हैं, जिस वजह से कभी कभार हान ली को उन पर शक भी होता था कि आखिर वो उसे फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाते। मगर फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपना गम भूल जाता। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा सपना आया जिसमें उसे एक एलिक्सर की बोतल नजर आती है और फिर उस बोतल में कहीं से ग्रीन लिक्विड भरा जा रहा था। लेकिन ये सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही खिड़की की आवाज से हान ली की नींद खुल जाती है। अब वो उस विंडो को क्लोज करने चले जाता है, मगर उसे थोड़ी दूरी पर वही ग्रीन बोतल नजर आ रही थी जो उसने अभी अभी सपने में देखी थी। तो हान ली उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो बोतल एक पेड़ के रूट के पास रखी हुई थी, तो हान ली तुरंत उसे कलेक्ट करके घर की ओर भागने लगता है। वो सीधे जैंग के रूम में चला गया था, मगर जैंग तो वहाँ पर था ही नहीं। और अब अचानक से तूफान आ जाता है। हान ली सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान में उसका दोस्त कहाँ गया होगा, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो किसी बंदे को फॉलो कर रहा था। तूफान की वजह से उसे हान ली की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही हान ली अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी वो फिसल के गिर जाता है। उसके सामने एक पेड़ पड़ा हुआ था, साथ ही वहाँ के पेड़ पर ताजे खून के निशान थे। हान ली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हान ली अभी भी अपने दोस्त के टेंशन में था और तभी वो देखता है कि उसके मास्टर वो घर पे वापस आ गए हैं। वो उन्हें बता रहा था कि शायद जैंग को कुछ हो गया है। वो अब उन्हें भीड़ दिखाने ही वाला था, मगर तभी डॉक्टर मो कहती कि हाँ मुझे पता है, दरअसल जैंग अपने घर वापस चला गया। वो अपने फैमिली को बहुत मिस करता था, इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से भाग गया। मगर हान ली को पता था कि जैंग अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, लेकिन वो सीनियर के सामने खामोश था। डॉक्टर मो उससे कह रही थी कि अब ये बंदा भी हमारे साथ रहेगा, ये आयरन स्लेव है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो हान ली की प्रोग्रेस चेक करते हैं और उसी वक्त हान ली की नजर उनके ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें से एक बीड मिसिंग था, तो हान ली तुरंत ही अपने पास रखा हुआ बीड छुपा लेता है। वो कहता है सॉरी मास्टर, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ये सुन के डॉक्टर मो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। जिसके बाद वो कहती कि हान ली चलो ये बताओ कि मेरी एज कितनी होगी। जिस पर हान ली कहता है कि शायद आप 70 साल से ऊपर होंगे। तो डॉक्टर मो कहते ना तुम गलत हो, मैं सिर्फ 37 का हूँ। ये सुन के तो हान ली के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर मो उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कह रही थी कि कुछ सालों पहले की बात है, सियो कंट्री के सभी लोगों को मेरा नाम पता था। मेरा पूरा नाम है मो जुरेन और मुझे घोस्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे या बुरे कोई भी फैक्शंस मुझसे पंगा लेने से डरते थे, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आता मेरा घोस्ट हैंड उसे खत्म कर देता। मगर फिर एक दुश्मन ने मुझे चालबाजी से पॉइजन दे दिया। उस वक्त मैं मरने ही वाला था, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल ने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगा। मेरे रिकवरी का बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेरी मेरिडियंस को अनब्लॉक करना। लेकिन ये काम बस वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्प्रिंग स्किल हो। मैंने 100 से भी ज्यादा बच्चों को स्किल सिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ची को मूव नहीं कर पाया।
सिवाय तुम्हारे। तुम्हें खुद ऊपर वाले ने ही मेरी मदद करने भेजा है, मगर 3 सालों से प्रैक्टिस करके भी तुम चौथे लेवल पर पहुंच नहीं पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हर्ब ढूंढने चला गया और मेरा मुकाबला मेरे पुराने दुश्मन से हो गया। उसके साथ फाइट में मैं और ज्यादा घायल हो चुका हूँ और अब मेरे पास बस 1 साल का वक्त बचा है। जिस पर हनली कह रहा था कि मास्टर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर अभी तक मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मुझसे उससे कहते कि इस वाटर को कंज्यूम करो, इससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल ये एक पॉइजन है, इसे पीने के बाद तुम्हारे पास भी मेरे जैसे 1 साल का ही वक्त रहेगा। अगर इस 1 साल में तुम मुझे क्योर कर पाए तो मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, और अगर नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ मारे जाओगी। ये सब सुनकर हानली काफी डर गया था। वो कहता है मास्टर, मैं कोई जहर नहीं पीने वाला। जिस पर डॉक्टर मो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और तभी वो आयरन स्लेव हानली को पकड़ लेता है। डॉक्टर मो कह रहा था कि तुम मुझे बचा के ही जिंदा रह सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी मौत कंफर्म है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो हानली भी ना चाहते हुए वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। इस तरह से मास्टर ने अपने ही डिसाइपल को जहर पिला दिया। वो कह रहा था कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबे तो साथ ही डूब जाएंगे, और अगर तैर गए तो फिर क्या ही कहने। जिसके बाद वो हानली को हर्ब्स देकर एलिक्सर बनाने के लिए बताता है। तो हानली वो पैकेट लेकर वहाँ से जा ही रहा था। तभी डॉक्टर मो उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता, क्योंकि शेर पर कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। फिलहाल मैं वैली से बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापिस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन हानली खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तो मो के वापिस जाने के बाद वो अपनी बैग पैक करता है, मगर उसे पता था कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना एंटीडोट के वो 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने मो की मदद भी की तो पता नहीं मो उसे एंटीडोट देगा या नहीं। इसीलिए हानली अपना एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने एलिक्सर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिससे वो फॉरवर्ड स्प्रिंग स्किल की स्टेज 1 पर पहुंच गया था। लेकिन उसे अपने कल्टीवेशन लेवल को स्पीड अप करने के लिए हर्ब्स की जरूरत थी, और उसके पास जो हर्ब्स थे वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से उनका यूज किया नहीं जा सकता था। और फिर उसे लीफ ही मिलने आ जाता है। वो उसे जैंग के बारे में पूछ रहा था। तो हानली उससे कहता है कि डॉक्टर मो ने मुझे बताया कि वो अपने घर वापस चला गया, और अब डॉक्टर मो भी वापस चले गए हैं। लीफे उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हानली चाहकर भी उसे कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर मो के साथ पंगा लेने से लीफे की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो हानली उससे कहता है कि मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे अगले 6 महीनों में एडवांस कुंग-फू सिखा सकते हो? तो लीफे बताता है कि 6 महीने में एडवांस कुंग-फू सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। ये सुन के हानली निराश हो गया था। अब लीफे उससे कहता है कि भाई तुम्हें अचानक से कुंग-फू में इतनी दिलचस्पी कहाँ से आ गई? जिस पर वो कह रहा था कि यार फाइट सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे कभी भी काम आ सकती है। तो लीफे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक किताबें ढूंढता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। अब रात के समय हानली ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उस ग्रीन बोतल को चेक करता है। वो कहता है कि मैंने कई बार इसे ओपन करने की कोशिश की, मगर ये बोतल खुली नहीं, और आज चांद की रोशनी में तुरंत ही ओपन हो गई। उसे याद आता है कि सपने में उसने ढेर सारे पौधों को तेजी से ग्रो होते हुए देखा था। तो वो वहाँ मौजूद छोटे से पौधे के रूट्स में इसका एक ड्रॉप डाल देता है, ताकि वो लिक्विड पॉइजनस है या फिर सेफ है इसे चेक किया जाए। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब हानली की आँख खुली तभी वो देखता है कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो चुका था। वैसे भी हानली के पास एलिक्सर बनाने के लिए ज्यादा मैच्योर हर्ब्स नहीं थे, तो वो अपना एक सीक्रेट गार्डन बना लेता है। उसने पानी में उस पोशन को मिलाकर वही पानी पौधों को दे दिया, जिससे वो हर्ब्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे। और फिर उन्हीं का यूज करके हानली ने ढेर सारे एलिक्सर्स बना लिए। वो उन्हीं का यूज करके 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। लीफे भी उसके लिए कुछ किताबें लेके आता है, ताकि उनकी पढ़ाई करके हानली कुंग-फू के बेसिक सीख पाए। हानली को उसमें ब्लिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर लीफे कहता है कि अरे ये सबसे लो लेवल की टेक्निक है, खैर ये किताब तुम्हें रख लो, और साथ ही मेरा डैगर भी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मगर हानली तो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे थैंक यू भी नहीं बोलता। लीफे उससे कहता है कि यार एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकती थी तुम, मगर हानली तो उस किताब में ही खो गया था। तो लीफे परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब हानली ने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो बस गिरते ही जा रहा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही
इसलिए उसने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली थी। वो अब डेली एलिक्सर कंज्यूम करके प्रैक्टिस करता और इस तरह से वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की चौथी लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी सुनने की पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी और इसी के चलते वो दो लोगों की बातें छुपकर सुन लेता है। दरअसल ये वुयान और जियाबो थे। हानली को उनकी बातों से पता चलता है कि वुयान वुल्फ गैंग का जासूस है, तो जल्दी से अपने दोस्त ली फेई को खबर भिजवा देता है। अब एक दिन सेक की कैरेज इस जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर ब्लड वुल्फ गैंग हमला कर देती है। उन्होंने कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था, मगर फिर ली फेई और उसके साथी कैरेज से बाहर आके वुल्फ गैंग वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में हानली ने भी हिस्सा लिया था। वो अब फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हानली अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की छठी लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी नजर बहुत तेज हो गई थी। साथ ही वो मार्शल आर्ट की शिफ्टिंग स्मोक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है, इससे उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब प्रैक्टिस खत्म करके हानली घर चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मो घर वापस आ गया है और वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो एज यूजुअल उसकी कल्टीवेशन चेक करने आया था, मगर हानली उससे एंटीडोट की मांग करता है। हानली उससे कह रहा था कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर बिना एंटीडोट के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर मो ने तुरंत ही उसे एंटीडोट दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद हानली उसके सामने जाके बैठ जाता है। इस बार मो उसकी ची पावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हानली उस पर डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है कि शायद तुमने मेरी पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और तभी हानली वहाँ पर स्मोक का ब्लास्ट करके उस धुएं के आड़ में छुप गया था। तो मो दरवाजा लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी टुच्ची ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी हानली दोबारा से उस पर कूद जाता है। वो मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मो उसे तगड़ी टक्कर देता है और फाइनली मो ने उसे कबर्ड के नीचे दबा दिया। उसे लग रहा था कि हानली अब हार मान लेगा, मगर नहीं, हानली हार नहीं मानता और इसी के दरमियान मो ने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस अटैक में हानली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि मो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डोर ओपन करके मो की आंखों पर डायरेक्शन लाइट गिरा देता है। इससे मो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था और तब तक हानली ने उस पे पॉइजनस डैगर से अटैक कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त जैंग कहाँ पर है, तो मो उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। और तभी आयरन स्लेव आके उस पे एक पंच मार के हानली को नॉकआउट कर देता है। जब हानली की आँख खुली तब वो एक अलग ही जगह पर था। वो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें 7 डैगर्स रखे हुए थे। दरअसल डॉक्टर मो 7 घोस्ट सोल डिवावरिंग आर्ट का यूज करके खुद को हील करने वाला था, जिसके बाद वो खुद की बॉडी में वो चाकू घुसा देता है। हानली तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब उन डैगर में से 7 घोस्ट बाहर निकल कर हानली की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हानली बेहोश हो गया था। अब मो आयरन स्लेव को भी बाहर भेज देता है। इधर हानली की सोल एक जगह ट्रैप हो गई थी और एक खतरनाक सरपेंट उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस टेक्निक को सोल रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मगर हानली उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि मो को पता ही नहीं कि हानली की कल्टीवेशन मो से भी हायर लेवल की हो चुकी है और इस तरह से वो मो की सोल को खत्म करके होश में आ जाता है। वो देखता है कि मो इस रिचुअल में मारा गया, मगर मो ने मरने के बावजूद भी अपना काम कर दिया था। उसने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली को पॉइजन दे दिया। तो हानली उस कमरे में एंटीडोट ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिल जाता है जिसमें टेक्निक, एक बेल और फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक थी। उस बुक को पढ़ के हानली समझ गया था कि कोई आम मेथड नहीं बल्कि इमॉर्टलिटी कल्टीवेशन की मेथड है। तो हानली वो संदूक लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी आयरन स्लेव उस पर अटैक करने आ गया था। हानली उसके अटैक को डॉज करके कह रहा था कि अब मो मर चुका है, इसीलिए तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो स्लेव उसकी एक नहीं सुनता। उसने हानली को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से वहाँ रखी हुई बेल नीचे गिर जाती है और बेल की आवाज सुनते ही वो स्लेव अपना अटैक रोक देता है। हानली देखकर समझ जाता है कि इस बंदे को बेल से काबू किया जा सकता है, जिसके बाद उसका नकाब हटा देता है। वेल ये कोई और नहीं बल्कि हानली का दोस्त जैंग था। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हानली संदूक में मिली हुई टेक्निक को चेक करता है और इससे उसे पता चला कि जैंग को ह्यूमन पपेट में बदल दिया है। उसके अंदर कोई भी फीलिंग, सोल या स्पिरिट नहीं थी। ये सब देखकर हानली बहुत ज्यादा मायूस था क्योंकि उसके प्यारे दोस्त को बस अब एक बेल की रिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। बस हानली को उसका मास्टर बनने के लिए अपना खून उसकी आंखों पर लगाना था। तो जैंग को अपने पास रखने के लिए अपना हाथ काट के ब्लड उसकी आंखों पर लगा देता है, जिससे जैंग अब हानली के कंट्रोल में आ गया था। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जैंग तो जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। जिस
जिसके बाद वो जैंग के पास रखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। दरअसल ये लेटर मो ने मरने से पहले हान के लिए लिखा था। उस लेटर में वो कहता है कि हानली, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और मैंने तुम्हें डिमोनिक सिल्वर हैंड से पॉइजन कर दिया, लेकिन ये पॉइजन सन जेड से निकाला जाएगा। बस तुम्हें लेटर लेके जियायुन सिटी चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे घर मो मैंशन में जाना होगा। ये लेटर तुम मेरी वाइफ को दे दो और वो तुम्हें सन जेड दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। हानली, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी मेरी साइड एक्सप्लेन नहीं की। मैंने जो भी किया उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। इसमें मेरी बीवी और बच्ची की कोई गलती नहीं, इसीलिए तुम मेरा गुस्सा उन पर मत उतारना। देखो लाइफ बहुत छोटी है, हम इमॉर्टल्स जैसे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम मॉर्टल्स इमॉर्टल के आगे कुछ भी नहीं। तो हानली, मेरे लिए तुम ये दुनिया देखो, इस खूबसूरत दुनिया के मजे उठाओ। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हानली बता रहा था कि वो मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेरी कल्टीवेशन हायर थी, जिस वजह से वो अपने मंसूबों में फेल हो गया। मगर मैं ये बात मानता हूँ कि उसी ने मुझे इमॉर्टलिटी की राह पर चलने के लिए मोटिवेट किया। अब कहानी फिर से पास में चली जाती है। हानली ने मो को माफ करके उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया, जिसके बाद वो मो की स्टडी में रखी हुई सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। उसने कई सारी मेथड्स का यूज भी किया, मगर फिर भी वो एंटीडोट तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसी दरमियान उसने कई सारे नए नए एलिक्सर्स इजाद किए, जिनका यूज वो कभी न कभी कर लेगा। मो के मरने के बाद हानली 7 मिस्ट्रेस सेक्ट का डॉक्टर बन गया था। इसी दरमियान वुल्फ गैंग के अटैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो हानली घायलों की मदद करते हुए एक बात रियलाइज करता है कि मॉर्टल्स की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। और अब हमें जियायुन सिटी में मौजूद मो मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 सर्वेंट्स मो की डॉटर को तोहफे लाके दे देते हैं। दरअसल ये तोहफे उसके सगाई के थे। इस लड़की का नाम मो रियान था। अब सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत रो रही थी। वो अपने फादर से कह रही थी कि पापा आप कहाँ पर हो? आपने मेरी शादी एक अनजान शख्स के साथ तय कर दी। उस बंदे को तो मैं जानती भी नहीं। आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर हानली डिवाइन वैली में ही प्रैक्टिस कर रहा था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हानली को कई सारे न्यू टेक्निक्स की नॉलेज मिल गई थी और वो अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 8वीं लेवल पर पहुंच चुका था, जिसे इंपेरियल फ्लाइंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही उसने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। इसी के साथ फायर बॉल टेक्निक भी थी, जिसका वो सही से यूज करना सीख गया था। हानली जितना कल्टीवेशन में आगे गया, उतना ही उसे समझ आया कि इमॉर्टल लोग मॉर्टल्स को किसी कीड़े से कम नहीं समझते। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वुल्फ गैंग ने 7 मिस्ट्रेस सेक्ट पर हमला कर दिया। तो वो भी अपने दोस्त ली फेई के लिए तलवार उठा लेता है। रास्ते में उसे घायल बंदा मिल गया था। वो बताता है कि ली फेई और उसके साथी पहाड़ पर पहरा दे रहे थे, मगर तभी वुल्फ गैंग ने उन पर हमला कर दिया। हानली ये सुनकर तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने पहुंच जाता है, मगर ली फेई उस पीक पर मौजूद नहीं था। हालांकि वहाँ पर वुल्फ गैंग के कुछ मेंबर्स थे, जिनसे जैंग अकेले ही निपट रहा था, लेकिन वुल्फ गैंग के वॉरियर्स कम होने का नाम नहीं लेते। तो हानली भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सनसेट पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तबाही मची हुई थी। एल्डर में अपने डिसाइपल के साथ मिलकर वुल्फ गैंग का मुकाबला कर रहे थे, और इस बार तो वुल्फ गैंग का लीडर भी जंग में उतर गया। एल्डर में देखते कि वुल्फ गैंग के लोग तादाद में बहुत ज्यादा है, और इनके तो कई सारे डिसाइपल्स भी मर चुके थे। तो ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन टियानलॉन्ग ने तो ठान लिया था कि आज की रात 7 मिस्ट्रेस सेक्ट की आखिरी रात होगी। इधर सेक्ट के हेड भी तबाही देख रहे थे। वो कहते टियानलॉन्ग, इस बार तो तुमने हद पार कर दी। इधर ली फेई एक अलग ही पिक पर था, जहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, और अब इनमें हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। ली फेई ने अपनी तलवारबाजी के दम पर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, मगर तभी वहाँ पर और लोग पहुँच जाते हैं। ली फेई अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था, और इसी दरमियान एक बंदे ने उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसे लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। इसी चक्कर में ली फेई पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, मगर वो समय रहते चोटी को पकड़ लेता है। अब वो लोग उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है। उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था, और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हानली था। अब वो अपने दोस्त को ऊपर खींच के उसके घाव चेक करता है, मगर ली फेई दोबारा से फाइट करने जा रहा था। तो हानली उसे रोकने लगता है, क्योंकि ली फेई बुरी तरह से घायल था। तो ली फेई उसे बताता है कि हमारे सभी लोगों की जान खतरे में है, तो मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब हानली भी उसके साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ गैंग ने सेक्ट में तबाही मचा के रखी थी। उन्होंने न जाने कितने
अपने ही डिसाइपल्स को खत्म कर दिया और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया था। अब टियानलोंग एल्डर वांग से कह रहा था कि मेरे दोस्त, हमें मिलकर तो जमाना हो गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। चलो अब हमारी सालों पुरानी दुश्मनी को आज खत्म कर देते हैं। जिस पर वांग कह रहे थे कि ठीक है, चलो आज इसका फैसला किया जाएगा। तो टियानलोंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो शायद बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। तो एल्डर वांग उसे बताते हैं कि तुम जहाँ पर खड़े हो ये सनसेट पिक है, एक ज्वालामुखी पर बनाया गया है। हमारे सिख के सातवें लीडर ली के पास डिवाइन पावर्स थी, जिसकी मदद से उन्होंने इस माउंटेन के नीचे एक ट्रिगर बनाया। अगर उस ट्रिगर को हल्का भी पुश किया जाए तो ये पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा और हम सभी यहीं पर गाड़े जाएंगे। मगर टियानलोंग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वांग उसे यकीन दिलाने के लिए ट्रिगर को थोड़ा सा पुश करवाते हैं, जिससे वो जमीन दोबारा से शेक हो रही थी। तो अब टियानलोंग को यकीन हो जाता है। वो कह रहा था, वांग अब तो हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, हम में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जिस पर वांग कहते कि इस जंग को खत्म करने का एक और रास्ता है, हम ड्यूल चैलेंज कर सकते हैं, हम दोनों एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो टियानलोंग भी इसमें राजी हो गया था। इधर ली फेई हान ली से कहता है कि वुल्फ गैंग हम पर भारी पड़ गई, इसीलिए हमारे लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वो बस हमारे डिसाइपल्स को बचाना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि टियानलोंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर खरा उतरेगा। अब एल्डर वांग सबको बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वुल्फ गैंग का लीडर हार जाता है तो वो अपनी गैंग को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, और अगर हम हार गए तो हम सभी को उनके आगे सरेंडर करना होगा। तो अब इन दोनों की तरफ से एक एक वॉरियर सामने आ जाता है। 7 मिस्टर सिक की तरफ से मास्टर चांग सामने आ गए थे। हान ली बताता है कि ये बंदा मार्शल आर्ट में बेस्ट है और ये हमारे एल्डर में के मास्टर है, शायद यही हमारे एल्डर वांग की आखिरी उम्मीद है। इधर टियानलोंग की तरफ से एक बोना सामने आ गया था। हान ली को इस बंदे में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और अब मास्टर चांग अपनी सोर्ड से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर वो बोना उनके हर एक अटैक को डॉज करके उनकी सोर्ड पर खड़ा हो गया था। ये देखकर तो चांग थोड़े से हैरान थे। अब वो तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर उस बोने ने तुरंत ही गोल्डन बेल शील्ड बना दी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि शायद ये बंदा इमॉर्टल होगा। इधर चांग उसकी बेल पर लगातार अटैक कर रहे थे। वही हान ली उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को जान चुका था। वो बोना महज 3rd लेवल पर था, यानी कि हान ली से भी कम स्टेज पर था। इधर वो बोना एल्डर चांग को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फ्लाइंग सोर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर चांग यहाँ से वहाँ जंप लगा के उसके अटैक से बचते जा रहे थे, लेकिन वो सोर्ड तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। इधर हान ली समझ जाता है कि इस बोने ने फ्लाइंग सोर्ड टैलिस्मान का यूज किया है और फाइनली उस बोने ने एल्डर चांग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो सभी को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। इनफैक्ट उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड भी इन लोगों को डराने के लिए रिलीज कर दी थी, मगर हान ली उसे कहा ये डरने वाला था। वो तुरंत ही उस टैलिस्मान को अपनी पावर से पकड़ लेता है। अब वह मौजूद सभी लोग हान ली की पावर्स देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी को बस यही लगता था कि हान ली बस एक डॉक्टर है। इधर वो बोना हान ली को ग्रीट करके बताता है कि वो चिन लिंग का डिसाइपल है। वो कह रहा था कि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और इस सिक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो क्यों ना तुम हमसे हाथ मिला लो। देखो, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमारी वुल्फ गैंग के लीडर तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर हान ली कहता है कि आप तो मुझसे पहली बार मिले हो, मगर फिर भी मुझे रिवॉर्ड देने का सोच रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वुल्फ गैंग के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। खैर, आपका ये टैलिस्मान रख लीजिए। तो बोना तुरंत ही अपनी शील्ड हटाकर बाहर आ जाता है, मगर ये तो हान ली की एक चाल थी। वो तुरंत ही उसे ब्लास्ट कर देता है। दरअसल वो बोना एक डेविल था जो आग लगते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब हान ली टियानलोंग से कहता है कि जल्दी से अपने लोग लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मगर वो अपनी वादी से मुकर गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मारने आया था, तो ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। वुल्फ गैंग ने इन लोगों पर तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हान ली देखता है कि टियानलोंग की वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। वो कहता है, टियानलोंग मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तो तुम खुद को मार दो या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे कोई भी ऑप्शन चुनो, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर टियानलोंग कहता है कि मैं 3rd ऑप्शन चुनता हूँ, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो सीधा हान ली पर अटैक करने चला जाता है, मगर हान ली तुरंत ही पीछे हट चुका था। टियानलोंग उसे इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी हान ली फ्लाई करते हुए आके उसकी गर्दन दबोच कर उसे जमीन पर पटक देता है। उसने एक ही झटके में टियानलोंग का काम तमाम कर दिया था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सभी को हान ली से डर लग रहा था। इनफैक्ट उसके सिख के लोग ही उसका ये रूप देख के डर गए थे। अब अगले दिन
हान ली ली फे से मिलने जाता है। सबसे पहला तो उसकी इंजुरी चेक कर रहा था, मगर ली फे उससे पूछता है कि भाई तुम कल्टीवेटर कब बन गए, जिस पर हान ली कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। इस बात पर ली फे कहता है कि हाँ यार तुम्हें तो जरा सा भी घमंड नहीं है। जिसके बाद वो जैंग के बारे में पूछ रहा था तो हान ली उसे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि जैंग अपने घर जा चुका है और वो वहाँ पर काफी खुश भी है। जिसके बाद वो ली फे को एनर्जी रिस्टोरिंग एलिक्सर और एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल के असर को सप्रेस करने का फॉर्मूला दे देता है। ये सब देखकर ली फे समझ गया था कि हान ली अब वहाँ से जाने वाला है, जिससे वो काफी मायूस हो गया था। हान ली उसे बताता है कि पिछली रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। जिस पर ली फे कह रहा था कि तुमने दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम हमेशा मेरे खास दोस्त रहोगे। ये सब सुनकर हान ली भी अब इमोशनल हो गया था। वो कहता है ली फे तुमने ये डैगर मुझे दिया था और ये मेरे लिए गुड लक लेके आया, लेकिन आज मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि तुम ये मेरी निशानी समझ के अपने पास रखोगे। चलो अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने दोस्त के गले लग जाता है। वो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। ली फे उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम बस कल्टीवेशन पर फोकस करो और तुम्हारी फैमिली का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तो इस तरह से हान ली अपनी कल्टीवेशन की जर्नी पर निकल पड़ा था। वो जैंग को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके एक साइड में इमॉर्टल और दूसरी साइड पर येलो मैजिक वैली लिखा हुआ था। हान ली को डाउट था कि इस टोकन में कोई सीक्रेट है, इसलिए वो उसे अपने पास संभाल कर रख देता है। अभी लोग डॉक्टर मो के शहर पहुंच गए थे। वहाँ पर हम डॉक्टर मो की लड़की को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी रेडी हो रही थी। हान ली एक होटल के रूम से उस पर नजर रखे हुए था और तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है, साथ ही वहाँ से बारात भी गुजर रही थी। तो हान ली उस वेटर से कहता है कि शायद मो फैमिली में किसी की शादी है। तो बंदा उसे पूरी हिस्ट्री ही बताने लगता है। वो कह रहा था कि आपने मो जुरेन का नाम तो सुना ही होगा, लोग उसे घोस्ट हैंड के नाम से भी जानते थे। वो लगभग 10 साल पहले गायब हो गया था, मगर उसकी फैमिली अभी भी यहीं पर रहती है और उनकी ढेर सारी प्रॉपर्टी है जिसे कई लोग हासिल करना चाहते थे और आज उन्हीं में से एक बंदा वो प्रॉपर्टी अपनी बनाएगा। दरअसल इसे लैजो नाम की बड़ी गैंग सपोर्ट करती है और उसी का फायदा उठा के वो मोजुरेन की बेटी मोरियान से शादी कर रहा है। तो हान ली उसे मोरियान के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वेटर बता रहा था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, सिटी के सारे जवान लड़के उस पे मरते हैं, मगर ये बंदा वो जियान मिंग इसने क्लेम किया था कि वो मोजुरेन का सबसे लास्ट डिसाइपल है। उसके पास मोजुरेन की लिखी हुई विल थी, उसमें मो ने लिखा था कि जो भी मेरा लास्ट डिसाइपल होगा उसी के साथ रियान की शादी होगी और साथ ही उसी बंदे को उनकी सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और सच बताओ ना तो मुझे इस कमीने पर 1 रुपए का भरोसा नहीं है, लेकिन इसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। हान ली समझ गया था कि दूल्हा तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। वो डॉक्टर मो की बेटी और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। हान ली कह रहा था कि शायद ये बात डॉक्टर मो ने पहले ही प्रेडिक्ट की होगी और इसीलिए उसने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि डॉक्टर मो को मुझे कैसे ऑर्डर देना है ये अच्छे से पता था। वो मरने के बावजूद भी मुझसे काम करवा रहे हैं। इधर वो जियान मिंग रात के समय रियान के कमरे में घुस जाता है, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब रियान उससे कहती कि तुम बस हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तुमने मेरे माँ को तो उल्लू बना दिया लेकिन मुझे नहीं बना सकते। जिस पर वो जियान मिंग कह रहा था कि तुमसे शादी करके ही मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकता हूँ, मगर रियान उसके काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस पर हाथ उठाता है। वो कह रहा था कि तुम और तुम्हारा ये मेंशन मेरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और तभी वहाँ पर हान ली पहुंच जाता है। वो कह रहा था किसी और का तो पता नहीं, हाँ मगर मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। जिसके बाद हान ली जैंग को उस पर हमला करने भेज देता है। जैंग ने तो जाते ही उसे चोक करना शुरू कर दिया था। हान ली उससे कहता है कि जाके तुम्हारी गैंग को बता दो कि मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मो फैमिली को परेशान करे। और रही बात आखिरी डिसाइपल की, तो उनका लास्ट डिसाइपल तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुन के रियान थोड़ी सी शॉक हो गई थी। जिसके बाद हान ली को मो की बीवी के सामने पेश किया जाता है। वो हान ली से कह रही थी कि अगर तुम मेरे हस्बैंड के लास्ट डिसाइपल हो इसका मतलब मुझे तुम्हें सन जेड देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था और शायद तुम हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आए हो। लेकिन तभी मो की बीवी उसे एक केज में ट्रैप कर देती है। रियान उससे पूछती कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो, इस बंदे ने मेरी इज्जत बचाई है। जिस पर वो कहती हाँ लेकिन इसने तुम्हारे बाप को भी मारा है, उस जेड से डिमोनिक सिल्वर हैंड के पॉइजन को रिमूव करना चाहता है। जिसके बाद वो कहती कि हान ली तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया, तो बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जिस
जिस पर हनली कहता है कि ये सब मैंने खुद को बचाने के लिए किया था। आपके हस्बैंड मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके मेरी बॉडी को पजेस करना चाहते थे। जिस पर वो कहती कि तुम उन्हें घायल भी कर सकते थे, आखिर जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो हनली उसे बताता है कि मैंने उन्हें नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही खुद को मार दिया। मगर हनली की बीवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो हनली उससे कहता है कि अगर कोई पहाड़ से कूद जाए तो क्या आप उसकी मौत का जिम्मेदार उस पहाड़ को मानोगी। जिस पर वो कह रही थी कि शायद ये बातें भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही सिखाई होगी। हनली कहता है नहीं, उन्होंने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया जो कि मेरी जिंदगी भर काम आएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो गई थी। वो कहती बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हनली उससे कहता है कि मुझे सनजेड दीजिए और मैं आपके मो मेंशन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करूंगा। तो तुरंत ही उस केज को हटा देती है। वो अपने बेटी से कह रही थी कि एक कल्टीवेटर है, हम इसे किसी भी केज में ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। वैसे भी वो जियानमिंग को यहाँ से भगा के इस बंदे ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही तुम्हारे फादर इसके साथ फाइट में मारे गए, लेकिन इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। तुम्हारे फादर इमॉर्टल बनने के लिए पागल थे, वो हमें छोड़ के चले गए और उनके जाने के बाद मुझे इलेंजो गैंग का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा डर के मारे ही जीती आई हूँ। तो तुम्हारे फादर की मौत का मुझे ज्यादा दुख नहीं है, मेरे लिए तो 10 सालों पहले ही मर चुके थे। जिसके बाद वो हनली को बताती है कि बच्चे हमारी मो फैमिली के ढेर सारे दुश्मन है और हम माँ बेटी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी सनजेड दे दूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी और फिर ये मो मेंशन भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के रियान और हनली दोनों भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। तो हनली उनसे कहता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं आपकी बेटी को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकता। और रही बात इस मेंशन की हिफाजत की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बंदा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें वो भी मान गई थी। अब अगले दिन हनली ना चाहते हुए भी जैंग को वहीं पर रुकने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब वो उसके हैट निकाल कर उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने वापिस आ जाऊंगा। और फिर वो मायूस होकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी रियान उससे मिलने आ जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो हनली उसे बताता है कि मैंने डिवाइन वैली में बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं थे, इसीलिए मैं कल्टीवेटर्स की तलाश करूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ। तो रियान उसे बताती है कि एक जगह है, उसे ग्रेट साउथ वैली कहा जाता है। मेरे फादर इमॉर्टल्स की तलाश में अक्सर वहाँ जाया करते थे, तो तुम भी वो जगह ट्राई कर सकते हो। तो हनली उसे थैंक्स बोलकर उसे एक बुक देता है। वो कह रहा था कि ये बुक आपके फादर ने लिखी थी, इससे आप बहुत कुछ सीख सकती हो। उस बुक को देखकर रियान थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। हनली उससे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। अब हनली कई दिनों का सफर तय कर चुका था। सनजेड ने उसके पॉइजन को खत्म करके उसकी ताकत को बढ़ा दिया, जिससे अब वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 9वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई दिनों तक ग्रेट साउथ वैली की तलाश करता रहा, मगर वो उसे नहीं मिली और ऐसे ही वो एक टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ का रास्ता उसे जाना मना लग रहा था। वैली इसी इलाके में हनली का घर है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो घर जाके अपने फैमिली को एक आखिरी बार देख के आएगा। और तभी रास्ते में उसे एक बंदा दिखता है, वो कुछ एलिक्सर्स बेच रहा था। इस बंदे का नाम वान था। वो कहता है देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अगर तुम्हारे पास कम पैसे है तो भी तुम मेडिसिन को खरीद सकते हो, मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेके तुम्हें लूटूंगा नहीं। तभी एक बंदा आके उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है कि वाकई आप एक रियल इमॉर्टल हो, आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसने मेरी बीवी की जान बचाई। ये मेरे पास जिंक्सेन हर्ब है, क्या आप इसे एक्सचेंज करके मुझे और थोड़ी दवा दे सकते हो। तो बंदा उसे अपनी सारी मेडिसिन दे देता है, हालांकि उस हर्ब की कीमत बहुत कम थी। हनली ये सब देखकर वान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उसे ग्रीट करके ग्रेट साउथ वैली के बारे में पूछने लगता है। तो वान शाओशान उसे ग्रीट करके बताता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हम दोनों की मंजिल एक है, तो क्यों न हम एक साथ ही वहाँ जाए। ये सुनकर हनली थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। तो वान उससे कहता है कि मेरे दोस्त अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो हनली उसे बताते है कि यहाँ पर एक जगह है, मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाना होगा, अगर आप मेरे लिए रुक सकते हैं तो फिर आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे। जिस पर वान भी मान गया था। रास्ते में हनली उसके रहमदिल नेचर की तारीफ करता है, वहीं पर वान भी उसे प्रेज कर रहा था क्योंकि हनली ने बहुत ही कम एज में कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। वान उससे कह रहा था कि हनली तुम्हारे पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है। तो हनली उसे स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वान कह रहा था कि स्पिरिचुअल रूट 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि है अर्थ, गोल्ड, वुड, वाटर एंड फायर। मगर इसमें एक और खास कैटेगरी थी जिसे हेवनली स्पिरिचुअल रूट कहा
जाता है। वान हानली को बताता है कि जिस भी बंदे के पास 4 एट्रीब्यूट्स वाली स्पिरिचुअल रूट है वो कल्टीवेशन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अब हानली उसे ची कंडेंसेशन के बारे में पूछ रहा था तो वान उसे बताता है कि ची कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड है कोर फॉर्मेशन और चौथी लेवल है नेसेंट सोल। मैंने सुना है कि इसके आगे भी एक रेल्म है, उसे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जिसके बाद वो हानली को लाइफ स्पैन के बारे में बताता है, जैसे कि मॉर्टल्स आमतौर पर 100 सालों तक जी सकते हैं, लेकिन तुम अगर नेसेंट सोल लेवल पर पहुंच गए तो तुम 1000 सालों से भी ज्यादा जी सकते हो। ये सुन के तो हानली बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और तभी इन लोगों को एक बारात नजर आती है, जिसे देखकर वान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दरअसल ये शादी किसी और की नहीं बल्कि हानली के सिस्टर की थी। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़की का भाई 7 मिस्ट्रेस से का कल्टीवेटर है, वो लड़का हर महीने इन्हें पैसे भेजता है। इधर हानली तो अपने बहन की डोली देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो अपनी मदर को भी देख रहा था। तो वान उससे कहता है कि भाई अगर तुम इन्हें जानते हो तो जाके बात कर लो। इसलिए हानली अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी सारी बचपन की यादें ताजा हो गई थी। एक लंबे अरसे पहले उनकी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन वुल्फ गैंग वालों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब हानली खुद से ही बात कर रहा था। वो कहता है कि आप लोगों को हैप्पी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन हम वो पुराने दिन वापस नहीं ला सकते, इसलिए मैं अब आपके सामने भी नहीं आना चाहता। मैंने आपके लिए एलिक्सर रख दिया है, इससे आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। साथ ही मेरी अभी तक की सारी सेविंग यहाँ पर रख दी है जो आप लोगों को काम आएगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर ने दिया हुआ ब्रेसलेट भी वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो ब्रेसलेट उसके सिस्टर की हिफाजत करे। हानली कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बिना मिले ही वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सफर बहुत मुश्किल होगा और मैं आपका दिल दुखा के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वान शाओशन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था तो हानली उसे थैंक्स बोल के लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। वान उसे बता रहा था कि ग्रेट साउथ वैली में इमॉर्टल असेंशन असेंबली होने वाली है, इसमें खासकर फ्री कल्टीवेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो हानली उसे फ्री कल्टीवेटर्स के बारे में पूछने लगता है तो वान कहता है कि ऐसे लोग जो किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं है उन्हें फ्री कल्टीवेटर्स कहा जाता है। वैसे हमारी शो कंट्री में टोटल 7 कल्टीवेशन सेक्ट है, जिनमें है मास्क मून सेक्ट, येलो मैपल वैली, स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन, क्लियर वॉइड सेक्ट, सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉक, हेवनली इंपेरियल फोर्टेस और सबसे आखिर में आता है ग्रेट सोर्ड सेक्ट। साथ ही इनमें कुछ फैमिलीज भी आती है, जिनमें से एक है यान फैमिली और बाकी फैमिलीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। अब बातें करते करते ये लोग ग्रेट साउथ वैली के पास आ गए थे। वान बताता है कि वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसे बादलों के बीच छुपाया गया है ताकि वहाँ पर मॉर्टल्स ना जा पाए। ऑर्डिनरी लोग तो कभी भी उस वैली में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सब पता है। जिसके बाद ये लोग उस पहाड़ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध थी, जिसे देखकर हानली कंफ्यूज हो जाता है, मगर वान ने उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया था और इस तरह से फाइनली हानली ग्रेट साउथ वैली में एंटर करता है। वहाँ पर पूरा का पूरा टाउन था। वान उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदना है तो तुम स्पिरिचुअल स्टोन या फिर एलिक्सर को एक्सचेंज करके शॉपिंग कर सकते हो। अभी लोग उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हानली देखता है कि एक बंदे ने वान का बटुआ चुरा लिया है, तो अभी तुरंत ही उस बटुए को वापस चुरा लेता है। दरअसल इस बंदे का नाम जियोजी था। उसे हु पिंगू नाम की बंदी पूछती कि तुम्हारा बटुआ कहाँ पर है। इधर हानली वान को उसका बटुआ वापस देते हुए कह रहा था कि भाई चोर तो यहाँ पर भी है। तभी चिंगवेन नाम का बंदा बता रहा था कि जियोजी तो बस मजे के लिए चोरी करता है, वो सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वेल वो चोरी करके तुम्हारा स्टफ तुम्हें वापस लौटा देता। अब जियोजी हानली की तारीफ कर रहा था। वो कहता है भले ही तुम कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं हो, मगर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जिसके बाद किंगवेन इन दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो हानली को असेंबली में उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर हानली उसे पोलाइटली मना कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल मुझे इस टाउन को एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा। दरअसल हानली को इन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर मो के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था उसी से हानली बहुत ज्यादा समझदार हो गया था। जिसके बाद वो टाउन में घूमते हुए फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक एलिक्सर देके परचेज कर लेता है। डॉक्टर मो के पास जो बुक थी वो तो बस एक छोटा सा पोर्शन था, मगर अब हानली को एक कंप्लीट वर्जन मिल चुका था। जिसके बाद वो देखता है कि एक बंदी ब्रोकन मैजिक फ्रेगमेंट को सेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे जानबूझ के तंग कर रहे थे। उस लड़की का नाम हान था और वो उस फ्रेगमेंट को 5 स्पिरिचुअल स्टोन में बेचना चाहती थी, मगर वो लोग उसे बस 1 स्टोन देने के लिए तैयार थे। हानली देखता है कि वो मैजिकल फ्रेगमेंट चीजों को गायब कर सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही 2 गोल्डन एलिक्सर्स की बोतल देकर उस मैजिकल फ्रेगमेंट को खरीद लेता है। लेकिन ये बात उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझ के हानली के साथ झगड़े करना शुरू कर देता है।
उसने तो हानली को मारने के लिए अपना वेपन भी बाहर निकाल लिया था, मगर तभी चाओ शियान नाम की बंदी उसे रोक लेती है। वो कह रही थी, सीनियर यूनफेंग, ये फ्रेगमेंट हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, जल्दी असेंबली स्टार्ट होने वाली है, तो हमने उसी पर फोकस करना चाहिए। तो यूनफेंग भी उसकी बात मान जाता है। वो हानली से कह रहा था कि इस खूबसूरत लड़की की वजह से तुम बच गए, मगर हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हानली तो इस इंसिडेंट से थोड़ा सा शॉक था। उसे लगा नहीं था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे कमीने लोग भी भरे पड़े हैं। जिसके बाद वो अकेले में आकर अपनी ग्रीन बोतल को बाहर निकाल लेता है। उस बोतल में सेंस ऑफ यूनिवर्स था और उसी की वजह से हानली लेवल अप कर पाया। अब वो तुरंत ही उस बोतल को मैजिकल फ्रेगमेंट में छुपा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो शॉप वाली बंदी हान उसके पास आ जाती है। वो हानली से कह रही थी कि मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल चीज है, शायद आपको ये पसंद आ जाए। जिसके बाद वो हानली को गोल्डन सिंसियरिटी ब्रश दिखाती है। इस ब्रश को 2 नंबर की रैंकिंग वाले डीमन बीस्ट के बालों का यूज करके बनाया गया था। इस ब्रश से टलिस्मान लिखे जा सकते थे। तो हानली उसकी कीमत पूछता है, जिस पर हान बताती है कि इसकी कीमत है 2 बोतल एलिक्सर, मगर हानली कहता है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तो हान उसे एक टलिस्मान की बुक भी ऑफर करती है। ये हानली को काफी दिलचस्प लगी थी, तो उसे भी परचेज कर लेता है। इधर वान अपने नए बने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसे बता दिया था कि उसकी कल्टीवेशन बेस अच्छी होकर भी वो असेंबली के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। वो पिंगू उससे कह रही थी कि वान तुम ची कंडेंसेशन की 7वीं रैंकिंग पर हो और 10 साल पहले जो असेंबली हुई थी उसमें 10th और 11th रैंकिंग वाले कल्टीवेटर्स भी मारे गए, इसलिए इस बार वो लोग ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। जीव जी कह रहा था कि हर 10 सालों में असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें सभी राइजिंग स्टार और अच्छे सिक के बंदे आते हैं। और रही बात हमारी, तो हम फ्री कल्टीवेटर्स है, हमारे पास न ज्यादा स्किल है और ना ही मैजिक वेपन्स, तो हमें यहाँ पर कम्पीट करने का भी चांस नहीं मिलेगा। मगर वान का मानना था कि फ्री कल्टीवेटर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 7 सिक के पास ये एलिक्सर्स होते हैं और बिना एलिक्सर के कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। वो कह रहा था कि अगर हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिली तो हम कल्टीवेशन की राह पर चल नहीं सकते। तभी किंगवेन बताता है कि एक और रास्ता है, अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है तो तुम्हें आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। इधर हानली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। वेल, उसके पास भी एक इमॉर्टल टोकन था, जिसे देखकर वो कह रहा था कि शायद इस बार मुझे गलती से बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।